आज आपके सामने हम पर्चा नंबर 2 करेंगे और जो मैंने आपके साथ क्रैश कोर्स जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें पेपर 1 के हमने पाँचों सवाल कर लिए हैं। तो मुझे कमेंट्स में मैसेज आए हुए थे कि मज़मून के बारे में बताएँ। तो पेपर 2 जो है आज मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं आज सबसे पहले मज़मून वाला सवाल कर रही हूँ और फिर हम बाकी सवालात को भी जो है वो एक-एक करके कर लेंगे, ठीक है? आपके सामने जो पर्चा है वो इस वक़्त मई जून 2025 का है, जिसका टाइम जो होता है वो 1 घंटा और 30 मिनट होते हैं, यानी डेढ़ घंटे के अंदर आपने ये पर्चा हल करना होता है। अब इस पर्चे में 4 सवाल होते हैं जो कि हम बारी-बारी करेंगे और आज मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हम इसका मज़मून जो है वो करने जा रहे हैं। तो हम उसको शुरू करते हैं। मज़मून जो है ये 2025 पिछले साल के जो पेपर में आया हुआ है। इसका जो मौज़ू है वो ये है। आपके सामने जब मज़मून आता है एग्ज़ाम में तो वो इस तरह उसकी शक्ल होती है, ठीक है? ये मश्क नंबर 3 मज़मून की है और इसकी शक्ल इस तरह से होती है कि सबसे ऊपर जो है वो एक आपका जो असल में मौज़ू होता है वो ये होता है, यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है? उसके बाद जो है वो ये 2 बबल्स बने होते हैं और साथ यहाँ पर आपकी राय भी दी गई होती है कि आपने लिखनी होती है, ठीक है? आप लोग तमाम वाकिफ़ तो होंगे कि मज़मून कैसे लिखते हैं। मज़मून में सबसे पहले जो ये मेन टॉपिक है इसको आपने पढ़ना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप पढ़ें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है, चाहे आप इसे 3 बार ही क्यों ना पढ़ें। हमारा आज का जो मौज़ू है वो है कि अच्छी मुलाज़मत के लिए आला तालीम याफ़्ता होना ज़रूरी है। मुझे अच्छी मुलाज़मत का भी मतलब आना चाहिए, आला तालीम याफ़्ता का भी मतलब आना चाहिए, ताकि मैं उसके बाद अच्छे तरीके से इस मज़मून को कर सकूँ, ठीक है? इम्तिहानी नुक्ता नज़र से चूँकि हम ये पूरा पेपर हल करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आला तालीम क्या होती है। आला तालीम हायर एजुकेशन को कहते हैं, यानी आप अच्छे तरीके से आपने तालीम हासिल की हो, आप तालीम याफ़्ता हों और उसी की वजह से आपको अच्छी मुलाज़मत मिलती है। तो हमारे मौज़ू का मतलब है कि अगर आपको अच्छी मुलाज़मत चाहिए, तो उसके लिए आला तालीम याफ़्ता होना ज़रूरी है। ये है आपका जो मेन टॉपिक है, वो आपका ये है मौज़ू, ठीक है? उसके बाद है कि आप ऊपर दी गई राय से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं। आपने अपनी राय भी इसमें बतानी है। मुत्तफ़िक होने का मतलब है यानी आप इससे कितना एग्री करते हैं। फिर आ जाते हैं कि इसको छोड़ दें, ये जो भी है। आपने फिर ये 2 बबल्स देखने हैं, इनमें क्या-क्या लिखा हुआ है। पहले में लिखा हुआ है कि ज़िंदगी आला तालीम के बगैर अमूमन कामयाब नहीं होती। ज़िंदगी जो है इसका मतलब हमें समझना है कि जो जब तक आपके पास आला तालीम नहीं है, अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन आपके पास नहीं है, आप अमूमन कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यानी आम तौर पर अगर आपने कामयाबी ज़िंदगी में हासिल करनी है तो इसके लिए आपके पास आला तालीम होना ज़रूरी है। ये यानी आला तालीम के फ़ेवर में ये बात जा रही है कि आला तालीम होना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर हम दूसरे बबल की तरफ जाएँ तो उसमें लिखा हुआ है कि हुनरमंद लोग तालीम याफ़्ता लोगों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो इसके ऑपोज़िट जा रहा है। पहले हम इसका मतलब समझते हैं। हुनरमंद का क्या मतलब होता है? स्किल्ड पीपल, वो लोग जिनके पास कोई ना कोई हुनर होता है, ठीक है? कोई ना कोई स्किल होता है। वो लोग जो हैं वो तालीम याफ़्ता लोगों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब होते हैं। आपको अपने मौज़ू में दिए गए हर पॉइंट को अच्छी तरह से पहले समझना है, तभी आप एक अच्छा मज़मून जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है? यानी एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अगर ज़िंदगी में जो आला तालीम के बगैर जो है वो अमूमन कामयाबी हासिल की ही नहीं जा सकती। यहाँ पे हायर एजुकेशन को, अच्छी तालीम को जो है वो फ़ेवर किया जा रहा है, जबकि जो दूसरी तरफ है वो ये कहा जा रहा है कि ये भी देखा जाता है कि हुनरमंद लोग जो हैं वो तालीम याफ़्ता लोगों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की एक तरह से नफ़ी कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोज़िट हैं। अगर हम गौर करेंगे तो इम्तिहान में हमारा मज़मून ज़्यादातर इसी तरह से ही आता है कि एक पॉइंट दूसरे के ऑपोज़िट ही होगा, ताकि एग्ज़ामिनर को ये पता चले कि आप लोगों को पूरी तैयारी आती है। अपने जो है मज़मून का फ़ॉर्मेट आपको आता है अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं कि इस पेपर को हम हल कैसे करेंगे, इस सवाल को।
आपने जब आपके सामने एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाता है, जैसे अभी हमने एक-एक चीज़ को समझा है, आपने मेन टॉपिक को भी समझना है, बबल्स के पॉइंट्स को भी समझना है और जब आपको इनका मतलब समझ में आ गया, तब आप एक रफ़ वर्क तैयार करेंगे, ठीक है? मज़मून की जो है, वो आपने सबसे पहले ये भी देख लेना है कि मज़मून में आपको लिखने कितने अल्फ़ाज़ हैं। आपको यहाँ पे 200 अल्फ़ाज़ का मतलब है कि मिनिमम कम से कम आपको इतने अल्फ़ाज़ तो लिखने ही लिखने हैं, यानी आपका मज़मून 200 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ऊपर कुछ अल्फ़ाज़ लिख सकते हैं, वो 20, 25, 30 अल्फ़ाज़ भी हो सकते हैं। मार्किंग स्कीम के मुताबिक तो 50 अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन आइडियल वर्ड लिमिट जो होती है, वो 225-30 तक अगर आप लिख लेते हैं, तो वो बेहतरीन है, ठीक है? 225 से 230 तक अगर आप कर लें, तो ये आइडियल वर्ड लिमिट है। वैसे बच्चे अगर 200 अल्फ़ाज़ भी अच्छे तरीके से पूरे कर लें, तो वो भी इसमें कोई वो नहीं है। असल में तो हमें जो इसका कंटेंट है, उसमें अच्छे पॉइंट्स ही डालने हैं, ठीक है? और अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि आपके कंटेंट और लैंग्वेज के नंबर कितने हैं, तो मज़मून के मवाद के 10 नंबर हैं, जो आपका कंटेंट है वो 10 नंबर का है और लैंग्वेज जो है वो भी आपकी 10 नंबर की है, तर्ज़ तहरीर लैंग्वेज। यहाँ पे कंटेंट और लैंग्वेज के नंबर बराबर-बराबर हैं, यानी आपको जैसा कंटेंट है, जितने नंबर उसमें आपको दिए हैं, उतने ही नंबर आपको ज़ुबान के मयार के ही हैं। अब यहाँ पे मैं एक टिप्स की सूरत में बता रही हूँ, आपको अच्छा मज़मून लिखने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको ये अच्छी तरह से मज़मून का जो मौज़ू है उसको समझना है। दूसरी बात ये है कि आप कम अज़ कम 4 पैराग्राफ लिखें, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्यों लिखने हैं और किस तरह लिखने हैं। तीसरी बात ये है कि आपके हर पैराग्राफ के अंदर जो है वो 2-2 तो लाज़मी पॉइंट्स होने चाहिए, जो भी आप पैराग्राफ जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन आइडियल जो है मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि आप 3 पॉइंट्स ज़रूर लिखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि चूँकि आपका कंटेंट 10 नंबर का है, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा और आपके 12 पॉइंट्स आ जाएँगे कंटेंट के, ठीक है? 12 पॉइंट्स कंटेंट का मतलब ये है कि आपके पूरे जो मवाद के नंबर हैं 10 में अगर आपने 12 पॉइंट आपने लिखे हैं, तो किसी भी वजह से कोई भी ऐसा पॉइंट जो है नकात या नुक्ता जो है वो आपके जो एग्ज़ामिनर है उसको पसंद नहीं आता या किसी में इमला की ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, आपके नंबर कट जाते हैं, तो आपके पास इतना मार्जिन होना चाहिए कि आपके जो 10 आपको यहाँ पे मवाद 10 नंबर का मतलब है कि आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? एक ऐसे अच्छे पॉइंट्स कि जो आपको मवाद के नंबर पूरे दिला सकें। तो अगर आप 12 लिखते हैं तो उसका ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि अगर कोई 2 गलत भी हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो वो आपको पूरे नंबर दे सकता है। अब आ जाते हैं बात हम तर्ज़ तहरीर की तरफ लैंग्वेज। वही बात आ जाती है, मैंने पिछली भी आपको क्लासेस में यही बताया है कि जो लिखना है उसको जिस तरह से लिखना है, उसके नंबर जो हैं वो 10 नंबर हैं और वो आप किस तरह से लिखेंगे उसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपकी लिखाई आ जाएगी, आपकी इमला आ जाएगी, आपका जो ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ आप किस तरह के इस्तेमाल करते हैं, कैसे उम्दा अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो आ जाएगा। सबसे बढ़कर अगर आप इसमें मुहावरात का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपका मयार जो है मज़मून का वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आ जाती है कि यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि ये मज़मून जो है वो यहाँ पर एक-दूसरे के मुख्तलिफ़ राय है यहाँ पर बताई हुई, तो इसको आपने कैसे करना है? इसको आपने इस तरह से करना है कि जब आप इंट्रोडक्शन दे देंगे पहले जो आपका मेन टॉपिक है, उसके बाद जब आप दूसरा ये वाला मज़मून आप लिख लें कि जी हाँ बहुत इसमें कोई शक नहीं है कि आला तालीम जो है वो बहुत ज़रूरत है। तालीम के बगैर इंसान को अच्छी नौकरी हासिल करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं या गैर तालीमी याफ़्ता अफ़राद अक्सर जो है वो कम आमदनी वाली मुलाज़मतों तक महदूद रह जाते हैं। फिर ये भी हम लिख सकते हैं कि जदीद दौर में ज़्यादातर शोबों में कामयाबी के लिए तालीमी काबिलियत ज़रूरी है। फिर ये भी हम लिख सकते हैं कि तालीम जो है वो इंसान को मुआशरती शऊर और ख़ुद एतमादी देती है कामयाबी के लिए। तो इस तरह इस मौज़ू में जब हमने इस वाले बबल में जो इस पैराग्राफ में हमने इस तरह के पॉइंट्स लिख देते हैं जो बताते हैं कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ से जब अगला पैराग्राफ शुरू करना है तो हमने कुछ ऐसे अल्फाज अपने जहन में रखने हैं कि जो बताएं कि अब हम एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। ये एक नुक्ता नज़र था, अब हम दूसरे नुक्ता नज़र की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि हुनरमंद जो लोग हैं वो तालीम याफ्ता लोगों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं और अगर होते हैं तो कैसे हो सकते हैं, उसको हम एग्जाम्पल के साथ भी बता सकते हैं। तो दूसरे से जब हम तीसरे पैराग्राफ में जाएंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है या एक दूसरा नुक्ता नज़र ये भी है कि हुनरमंद
لوگ جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات عملی مہارت رکھنے والے افراد جو ہیں وہ کاروباری جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو ہنرمند لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ کے کام سے روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے کامیاب جو لوگ ہیں وہ رسمی تعلیم کے بغیر بھی مہارت سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہنر کے ساتھ محنت اور لگن ہو تو انسان جو ہے وہ تعلیم کے بغیر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوئی سی بھی اس میں اگزامپل بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے آپ اپنے مضمون کا ایک پوائنٹ سے جو ہے وہ دوسرے پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ مین ٹاپک جو ہے وہ آپ نے اس کو ایک پیراگراف میں لکھنا ہے، پھر آپ نے دوسرے پیراگراف میں جو ہے اس کو بتانا ہے، پھر تیسرے پیراگراف میں جاتے ہوئے آپ نے یہ کہنا ہے کہ ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود بھی بہت کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے۔ اگر ہم مثال دینا چاہیں تو ہم کارپینٹر جیسے بڑھئی ہے، وہ اگر تعلیم یافتہ نہیں بھی ہے تو اس کے ہاتھ کا جو ہنر ہے آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اچھا اس کا کام ہوتا ہے، کتنی اچھی جو ہے وہ لکڑی کی چیزیں بنتی ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سے ایسی جو ہیں معاملات ہیں جن میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھا تعلیم کے بغیر بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس طریقے سے اپنے مضمون کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا جی، یہاں پر آ جاتی ہے اوپر اپنی رائے جو آپ نے کب دینی ہے اور کس طرح دینی ہے۔ اپنی رائے آپ ہمیشہ آخر میں دیں، ٹھیک ہے۔ اپنی رائے ہمیشہ آپ آخر میں دیں۔ پہلا پیراگراف یہ ہو جائے گا، دوسرا پیراگراف یہ ہو جائے گا، تیسرا پیراگراف یہ ہو جائے گا اور چوتھا اور آخری پیراگراف جو ہے وہ یہ ہو جائے گا۔ تو آپ کے سامنے میں نے جو پیراگراف کی ڈویژن ہے وہ بھی بتا دی ہے کہ کس طرح سے آپ 4 پیراگراف لکھیں گے۔ ہر پیراگراف کے اندر آپ 3 پوائنٹس ضرور لکھیں گے۔ آپ جب ایک دوسرے پوائنٹ سے تیسرے پیراگراف میں جب جانے لگیں تو آپ دوسرا نقطہ نظر واضح کرنے لگیں گے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اپوزٹ ہیں۔ تو آپ نے اس کو بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے یا دیکھا گیا ہے یا ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے، اس طرح کر کے آپ تیسرے سے چوتھے پیراگراف میں جا سکتے ہیں۔ اپنی رائے ہمیشہ آپ آخر میں لکھیں، چوتھے پیراگراف میں، اور اس طرح سے آپ کا مضمون ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ اختتام کو پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ لوگوں نے اپنے یہاں پر جو ہے وہ الفاظ کی تعداد ضرور لکھا کریں۔ میں بچوں سے ضرور کہتی ہوں کیونکہ اس سے ایگزامینر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے کام سکھایا گیا ہے اور آپ ایک اچھے طریقے سے کام کو پورا کرنا جانتے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی الفاظ ہے، 210 ہے، 220 ہے، 230 ہے، جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ ضرور لکھیں۔ لکھائی اور املا کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو دوبارہ سے آپ کے جو مواد کے نمبر ہیں، مواد میں آپ نے 4 پیراگراف لکھنے ہیں۔ ہر پیراگراف میں 3 اچھے نکات لکھنے ہیں۔ دوسرے سے تیسرے پیراگراف پہ جاتے ہوئے دوسرے، یا اس کو ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، ایک نقطہ نظر سے دوسرے پر جاتے ہوئے ایسے الفاظ کا استعمال جو ربط و تسلسل کو قائم رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم زبان کے نمبر دیکھیں تو زبان میں وہی بات آ جاتی ہے کہ لکھائی، املا، الفاظ کا ذخیرہ الفاظ اور محاورات کا استعمال۔ ہمیشہ اپنی کریٹیو رائٹنگ میں جو ربط کے الفاظ ہیں، برج ورڈز جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، چونکہ، چنانچہ، تاہم، حتیٰ کہ، حالانکہ، وغیرہ وغیرہ، یہ ضرور استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے مضمون کو اب ختم کرتی ہوں اور ایک بات دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، ٹپس کی طرح سے آپ نے جو بھی موضوع آئے گا اس کو غور سے پڑھنا ہے اور اس موضوع کو سمجھتے ہوئے آپ نے 4 پیراگراف بنانے ہیں۔ اپنی رائے ہمیشہ آخر میں لکھیں گے، چوتھے اور آخری پیراگراف میں، کہ آپ اس رائے سے کس حد تک متفق ہیں۔ آپ نہیں بھی ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو یہاں پہ ایک پوری آزادی دی گئی ہے، آپ اپنی رائے لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ایک ہمیشہ اچھے پازیٹیو مثبت طریقے سے اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کریں۔ تو ہر پیراگراف کے اندر کم از کم 3 پوائنٹس ضرور لکھیں تاکہ آپ کے جو مواد کے 10 نمبر
وہ آپ کو اچھے طریقے سے مل جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو مضمون لکھنے کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے جو میں یہاں پر واضح نہیں کر سکی تو آپ ضرور کامنٹ میں میسج کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔